तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। काम करते करते शाम तक हालत ख़राब हो जाती है और फिर चारपाई पर सोते ही नींद आ जाती है। हम तीनों ने खाना पीना किया और सो गए। आधी रात के करीब उस्ताद ने मुझे झकझोरते हुए उठाते हैं। मेरी जब आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि उस्ताद काफ़ी घबराए हुए थे और पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। किसी चीज़ का डर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। मैंने उस्ताद की ओर देखा और पूछा कि क्या हुआ। उस्ताद बोले, तुम जरा शांत रहो और ध्यान से सुनो। बंगले से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैं सुनते ही झट से उठकर बैठ गया और मेरी नींद एक झटके से उड़ गई। इतना कहने के बाद उस्ताद ने रमेश को उठाया, जो उस्ताद के बगल में ही सो रहा था। रमेश आंखें मसलता हुआ उठा और पूछने लगा कि उसे क्यों उठाया। उस्ताद ने उसे पूरी बात बताई तो वो भी डर के मारे घबराने लगा। उस्ताद ने उसे शांत रहने को कहा। मैंने उस्ताद से पूछा कि कहाँ से आ रही है आवाज़। उस्ताद बताने को हुए कि तभी उस बंगले में किसी लड़की की रोने की आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ी, वैसे ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दिल डर के मारे ज़ोरों से धड़कने लगा, गला सूखने लगा और फिर अगले ही पल पूरे बंगले में एक खौफ से भरा सन्नाटा पसर गया। आवाज़ जैसे ही आई थी वैसे ही अचानक से बंद भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो खामोशी वहाँ फैली उसमें हम तीनों की डर से भरी सांसें और दिल की धड़कन के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पसीने से तरबतर हम तीनों एक दूसरे को डर से भरी निगाहों से देख रहे थे। उस वक्त ना तो हमें कुछ सूझ रहा था और ना ही आगे बढ़कर यह देखने की हिम्मत हो रही थी कि आगे क्या है। बस वहाँ खड़े एक दूसरे को ही ताक रहे थे। फिर एक बार उस बंगले में रोने की आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार रोने के साथ साथ कदमों की भी आवाज़ थी। ऐसा लगा जैसे कि कोई भाग कर गया हो। बाहर से आती कदमों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस बंगले में यहाँ वहाँ रोते हुए भागता फिर रहा हो। कभी इधर तो कभी उधर से आती कदमों और रोने की आवाज़ ने हमें पूरी तरह से डरा दिया था। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। फिर अचानक ना जाने उस्ताद को क्या सूझी, वो आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोलने लगे। जब हमने ये देखा कि उस्ताद कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और हम दोनों भागकर उस्ताद के पास गए और उन्हें दरवाज़ा खोलने से रोकने लगे और पूछने लगे कि उस्ताद आप ये क्या कर रहे हैं, बाहर न जाने क्या हो सकता है, और अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे। लेकिन उस्ताद ने हमारी एक न सुनी और झट से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो एकाएक सब शांत हो गया। फिर एक झटके से उसने अपना सिर ऊपर किया और फिर जो हमने देखा वह देख हमारी तो रूह कांप उठी। इतना भयानक दृश्य कि पूछो मत। उस लड़की के चेहरे की चमड़ी गल चुकी थी और बची कुची लटक रही थी, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसके चेहरे की हड्डियाँ और मांस को साफ साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें बाहर को लटक रही थी। दांतों के आसपास का मांस भी गल चुका था, जिससे अंदर का ढांचा भी साफ दिख रहा था। इतना भयानक रूप कि देखकर उल्टी करने को मन कर रहा था। फिर अचानक वो उठी और बाहर की ओर भाग गई। रमेश ने तो उसी वक्त उल्टी भी कर दी थी। अभी अभी हमने ये क्या देखा, हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर यह सब था क्या, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम वहाँ से भागे और सीधे अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हमारी सांसें और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। डर के मारे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। उस्ताद बोले, बस अब और नहीं, मैं कल ही इस बंगले के मालिक को बुलाकर उनसे बात करूँगा और उसे साफ साफ कह दूँगा कि हमसे नहीं होगा यहाँ काम। हम सब बहुत ज़्यादा डरे सहमे उस कमरे में दुब के बैठे थे। बाहर होती एक छोटी सी आहट भी हमारे मन को और ज़्यादा विचलित कर रही थी। वो लड़की कौन थी और उसकी ऐसी हालत कैसी हुई, यह सब हमारे साथ क्या हो रहा है, इन सभी सवालों ने हमें घेर रखा था। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसा एक चूहे को लगता है जब एक बिल्ली उसे घेर लेती है और जान बचाकर कहीं भाग नहीं सकता। उस वक्त उसकी आंखों में मौत का जो खौफ होता है, वैसा ही खौफ हमारे दिल में था।
हम उस कमरे में कैद बिना पानी की मछली के जैसे तड़प रहे थे। हम वहाँ से किसी भी तरह निकलकर भागना चाहते थे, लेकिन कमरे के बाहर पैर रखते ही हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ भी मालूम नहीं था। हम तीनों एक दूसरे को पकड़े कमरे के कोने में लगकर बैठे थे और कमरे के दरवाजे को घूर रहे थे और इसी बात से डर रहे थे कि कोई उसे खोलकर अंदर ना आ जाए। हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज की रात गुजर जाए। सुबह होते ही हम सब इस भूतिया बंगले को छोड़कर अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। बस एक बार यह रात गुजर जाए। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक उस भयानक खामोशी को तोड़ने का काम कर रही थी जो उस कमरे में फैली थी। मैंने जब घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 3 बज रहे थे। अब बस कुछ ही घंटे और फिर सुबह हो जाएगी। उसी के साथ यह भयानक रात भी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उस बंगले में सब शांत होने लगा और उसी के साथ हमारी आंखें भी भारी होने लगी। नींद हमें अपनी आगोश में लेने को तैयार थी और हम वैसे ही एक कोने में लगे लगे एक दूसरे के कंधे पर सिर टिकाए सो गए। फ़ोन के अलार्म बजने के साथ मेरी आंख खुली और साथ ही उस्ताद और रमेश भी चौंक उठते हैं कि क्या हुआ, कौन आ गया। मैंने जब देखा कि वह अचानक फ़ोन बजने से घबरा गए तो मैंने उन्हें शांत किया और बताया कि फ़ोन बजा था बस। उस्ताद ने मुझसे टाइम पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि सुबह के 6 बज रहे हैं। उस्ताद बोले, चलो उठो, अपना सामान पैक करो जल्दी से, यही मौका है, हमें निकलना है। उस्ताद के ऐसा कहते ही हम जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। हमने अपना सामान समेटा और उस बंगले से निकल गए। हम लॉन से होते हुए बाहर जा रहे थे। हम बंगले के मेन गेट के पास पहुंचते हैं और गेट खोलने लगते हैं कि तभी वॉचमैन वहां पर आता है और हमसे कहता है, क्या कर रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी में हो। उस्ताद बोले, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम यह दरवाज़ा खोलो। वॉचमैन बोला, ऐसे कैसे चले जाओगे, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। उस्ताद उसकी बातों से थोड़ा हैरान होते हैं। उन्हें वॉचमैन की बातें अटपटी सी लग रही थी। इसने यह क्या बोला कि उनका काम नहीं हुआ। उस्ताद फिर बोले, देखो तुम यह गेट खोलो, हमें जाना है, और रही बात काम की तो मैं खुद अर्नव से बात कर लूँगा, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। उस्ताद की बात सुन वॉचमैन गुस्से से हमसे कहने लगा, ज़्यादा होशियार बन रहे हो, जितना कहा गया है उतना करो, जाओ अंदर और जब तक काम नहीं ख़त्म हो जाता तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। वॉचमैन के ऐसे बर्ताव से उस्ताद को और हमें गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे बोल रहा है, हमारा मन होगा तब काम करेंगे और जब हम चाहेंगे तब यहाँ से जाएंगे। यह कौन होता है हमें रोकने वाला। जब कई बार आराम से बात कहने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो उस्ताद ने सीधे अर्नव से बात करने को कहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस्ताद ने ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने का सोचा और वह गेट को फांद कर वहाँ से निकलने लगे। जब वॉचमैन ने देखा कि ये यहाँ से भागने की फिराक में है तो उसने अपने कुछ आदमियों को वहाँ बुलाया और हमें पकड़कर अंदर बंगले में ले गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वॉचमैन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हमें बंदी बना लिया था और उस बंगले के एक कमरे में बंद कर दिया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। इसमें अर्नव का हाथ है या फिर यह सब इस वॉचमैन का किया धरा है। इसी बात की उलझन में हम उस बंगले में कैद वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे। रमेश यह सब देख काफ़ी डरा हुआ था। एक तो यह घर पहले से ही भूतिया है और ऊपर से वॉचमैन हमें जाने नहीं दे रहा है। इन सब के चलते हम सभी काफ़ी परेशान थे। अब बस अर्नव के आने का इंतज़ार था। एक बार वह यहाँ आ जाए फिर उससे बात कर पूरा मामला यहीं ख़त्म कर देंगे और उससे कह देंगे कि हमसे यहाँ काम नहीं होगा। उस्ताद के मन में यही सब चल रहा था कि कब अर्नव आएगा और उससे पूछेंगे कि यह सब क्या है। रमेश कहने लगा, उस्ताद यह क्या मुसीबत है, एक तो यह भूत बंगला और ऊपर से अब यह वॉचमैन, आखिर क्या चाहिए इसे, हमें जाने क्यों नहीं दे रहा है। उस्ताद समझ रहे थे कि इस वक्त रमेश पर क्या बीत रही है। उन्हें मालूम था कि इस वक्त वह डरा हुआ है तो उस्ताद उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम सभी सही सलामत यहाँ से निकलेंगे। एक बार अर्नव आ जाए फिर उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि यह क्या बात हुई, हमें यहाँ ज़बरदस्ती क्यों बंदी बना कर रखा है। मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद कहीं ऐसा तो नहीं
कि अर्नव जानबूझकर यह सब कर रहा हो। जरा सोचो, यह वॉचमैन अपने आप तो ऐसा करने से रहा, हो सकता है इसे ऐसा करने के लिए अर्नव ने कहा हो। ऐसे में उस्ताद सोचने लगे और फिर मुझसे बोले, हो सकता है कि यह सब अर्नव ही कर रहा हो, लेकिन जब तक वह खुद यहाँ नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। हम तीनों उस कमरे में पिछले 3 घंटे से बंद पड़े थे और अब तो दिन भी चढ़ आया था, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं आया था। हम बार बार आवाज़ लगाए जा रहे थे कि हमें बाहर तो निकाल दो, लेकिन कोई वहाँ नहीं था जो हमारी आवाज़ सुन सके। सभी उस बंगले के बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और भूख प्यास से हमारी हालत भी ख़राब होने लगी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी वह वॉचमैन हमारे पास नहीं आया। हम सभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं। तभी हमें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ आया हो। कोई 4-5 लोगों की आवाज़ लग रही थी। हमें लगा कि अर्नव आ गया होगा। हम तीनों उठकर खड़े हुए और दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। वह कदमों की आवाज़ सीधे हमारी तरफ आ रही थी। अपनी ओर आती कदमों की आवाज़ से हमारा दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर बाहर से ताला खोलने की आवाज़ आई और अगले ही पल कमरे का वह दरवाज़ा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आई। फिर 3 लोग अंदर आते हैं और हमें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बाहर अर्नव खड़ा था। वह हमारी तरफ पलटा और बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा काम किए बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हो? अर्नव काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उस्ताद उसे समझाते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हम तो बस अपने घर जा रहे थे, कुछ दिनों बाद लौटकर आपका काम ख़त्म कर देते। उस्ताद की बात सुन अर्नव गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, झूठ मत बोलो कुलदीप, मुझे सब मालूम है कि तुम तीनों काम को बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। उस्ताद बोले, जब आपको सब मालूम ही है तो आपको यह भी मालूम होगा कि हम क्यों जा रहे थे, और जब आपको सब पता है तो मैं बता देता हूँ कि हमसे इस भूत बंगले में काम नहीं होगा। अर्नव बोला, काम तो तुम ही करोगे, मुझे मालूम था कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे, इसीलिए उसी दिन से मैंने वॉचमैन को तुम पर नज़र रखने के लिए लगा दिया था, जिस दिन तुमने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि यह बंगला भूत बंगला है। उस्ताद उसकी बात बीच में काटते हुए बोले, यह सच में एक भूत बंगला है। मैंने अपनी आंखों से यहाँ भटकती हुई आत्माओं को देखा है। अर्नव बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ और साथ में इन्हें लेकर आया हूँ। अर्नव ने बंगले के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि काले कपड़े पहने, एक हाथ में चिमटा लिए, दूसरे हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष की माला डाले, काली और लंबी दाढ़ी में एक व्यक्ति अपने कदम उस बंगले में रखता है, जिसके पीछे पीछे काले कपड़ों में ही 2 और लोग अंदर आते हैं जो शायद उसके चेले होंगे। बाबा के आते ही अर्नव हाथ जोड़कर दौड़ के उनके पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही हमें यहाँ मौजूद प्रेत आत्मा से मुक्त करा सकते हैं। अर्नव का इतना कहना ही था कि बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान करने लगते हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसा कि वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हों कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं। फिर अचानक से वह बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि बच्चा, यहाँ एक नहीं बल्कि 3 आत्माओं का साया है। वह हमारे आसपास ही मंडरा रही हैं। अभी उनकी मुक्ति का वक्त नहीं आया है तो हमें उन्हें कैद करना होगा, लेकिन उसके लिए यह समय उचित नहीं है। 2 दिन बाद अमावस की रात है, उसी दिन हमें यह कार्य करना होगा। इतना कहकर वह बाबा शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिल उनकी बातों से विचलित हो जाता है। उस बाबा की बातों ने हमें और भी ज़्यादा डरा दिया था। अब एक और पल वहाँ रुकना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमने उनसे कहा, देखो आप यह सब करिए, हमें जाने दीजिए। हमारी बात सुनकर बाबा बोले, यहाँ कोई नहीं रुकेगा, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तुम सभी को यहाँ वापस आना होगा। ये सुनते ही हमारे मन को तसल्ली मिली थी कि चलो हमें यहाँ नहीं रुकना होगा। बाबा के कहने के बाद अब अर्नव के पास भी कोई रास्ता नहीं था कि वह हमें यहाँ पर रोक कर रख सके। फिर उसने भी हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया और 2 दिन के बाद अमावस की रात को यहाँ आने को कहा। हम उसे आने को कहकर वहाँ से निकल गए। 2 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला और वह काली डरावनी अमावस की रात आ गई। मुझे उस्ताद का फ़ोन आया और कहा कि हमें उस बंगले पर जाना होगा, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा था। हम तीनों उस बंगले के मेन गेट के सामने खड़े थे।
शाम का समय था और सूरज डूबने को ही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।